हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 85। गुड्डू और शगुन का झगड़ा खत्म हो चुका था। दोनों हंसी खुशी बनारस पहुंचे। घर पहुंचने से पहले गुड्डू ने गाड़ी एक दुकान पर रोकी और कुछ सामान खरीदकर पीछे वाली सीट पर रख दिया। गुप्ता जी और उनका पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा गुड्डू और शगुन के आने का इंतजार कर रहा था। शाम हो चुकी थी। आसमान हल्की लालिमा लिए हुए था। बनारस में आते ही गुड्डू का मन एकदम शांत हो गया। ना किसी तरह की बेचैनी, ना ही कोई झुंझलाहट। गाड़ी जैसे ही घर के सामने पहुंची, प्रीति का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने कहा, पापा, दी और जीजू आ गए। गुड्डू ने गाड़ी साइड में लगाई और शगुन के साथ बाहर आया। उन्हें देखते ही गुप्ता जी मुस्कुरा उठे। गुड्डू जैसे ही उनकी ओर आने लगा, प्रीति ने उन्हें रोककर उन दोनों की ओर आते हुए कहा, जीजू जीजू जीजू, एक मिनट। कहते हुए प्रीति ने अमन की ओर देखा और इशारा किया तो अमन ने अपने पीछे खड़े दो ढोलक बजाने वालों को आगे बुलाया और बजाने को कहा। साथ ही अपने पास रखा बड़ा सा टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। ढोलक के साथ साथ गाना भी बजने लगा। बेचारा गुड्डू, उसने ये सब देखा सुना तो थोड़ा शर्मा गया और प्रीति शगुन के साथ चलकर गुप्ता जी की ओर आया। उसने पहले गुप्ता जी और फिर विनोद और चाची के पैर छुए। चाची ने गुड्डू और शगुन को तिलक किया और दोनों की आरती उतारकर उनका मुंह मीठा करवाया और सबके साथ उन्हें अंदर ले आई। अमन ने ढोलक वालों को बाहर से ही भेज दिया। अंदर आंगन में आकर गुप्ता जी ने गुड्डू को सोफे पर बैठने को कहा। चाची अंदर चली गई। मदद के लिए उन्होंने अमन और प्रीति को भी बुला लिया। शगुन की दोस्त आई हुई थी, इसलिए वह शगुन को लेकर अंदर चली गई। विनोद, गुप्ता जी और गुड्डू सोफे पर बैठे थे। बेटा जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? गुप्ता जी ने बड़े प्यार से गुड्डू से पूछा। जी नहीं, गाड़ी से आए हैं, परेशानी नहीं हुई, गुड्डू ने कहा। घर में सब कैसे हैं? गुप्ता जी ने पूछा। सब बहुते बढ़िया है। पिताजी ने आपको नमस्कार कहा है, गुड्डू ने कहा। शुक्रिया बेटा, शादी के बाद पहली बार घर आए हो आप। शगुन से कोई गलती तो नहीं हुई वहां? गुप्ता जी ने कहा। गलतियों का पुतला तो हम हैं, शगुन ने तो उन्हें सुधारा है, गुड्डू ने मन ही मन कहा और फिर गुप्ता जी से कहा, नहीं नहीं, वो भी शगुन का ही घर है। बेटा, वो मिश्रा जी बता रहे थे कुछ नया काम शुरू किया है आपने? विनोद ने सवाल किया। हाँ, वो, गुड्डू ने जैसे ही कहना चाहा, अमन और प्रीति हाथों में ट्रे लेकर हाजिर थे और प्रीति ने टोकते हुए कहा, पापा, चाचू, आप दोनों आते ही शुरू हो गए, जीजू को पानी तो पीने दीजिए। गुप्ता जी ने सुना तो हंसने लगे और फिर गुड्डू की ओर देखकर कहा, माफ करना बेटा, बातों बातों में भूल गए हम, ये लीजिए, पानी लीजिए आप। कहते हुए उन्होंने पानी का ग्लास गुड्डू की ओर बढ़ा दिया। गुड्डू ने पानी पिया, इधर उधर देखा, शगुन उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। इतने में चाची चाय और बचा हुआ नाश्ता भी ले आई। पूरी टेबल पर सिर्फ गुड्डू को नाश्ता ही नजर आ रहा था। कचौड़ी, लड्डू, रसमलाई, फीनी, लौंग लत्ता, केसर मलाई, जलेबी, मलाई पूड़ी, नमकीन, मठरी और सेव नमकीन। ये सब देखकर तो गुड्डू का पेट वैसे ही भर गया। उसने चाय का कप उठाते हुए कहा, पहले हम चाय पियेंगे। हाँ हाँ जीजू, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, प्रीति ने अपनी तारीफ करते हुए कहा। फिर तो इसमें जरूर कुछ गड़बड़ होगी, गुड्डू ने शक भरी नजरों से प्रीति को देखते हुए कहा। जीजाजी, चाय हमने बनाई है, प्रीति ने उसमें सिर्फ अदरक कूट के डाली है, अमन ने बीच में पड़ते हुए कहा। तो प्रीति ने उसकी ओर देखकर मुंह बना लिया और फिर गुड्डू से कहा, अरे जीजू, इसे छोड़िए, आप चाय पीजिए। गुड्डू ने चाय पी। चाय बहुत अच्छी बनी थी। गुड्डू ने चाय पीकर जैसे ही कप नीचे रखा, प्रीति ने कचौड़ी का टुकड़ा तोड़कर गुड्डू की ओर बढ़ाते हुए कहा, आज तो मैं अपने जीजू को अपने हाथों से खिलाने वाली हूँ। गुड्डू ने खा लिया। उसके बाद क्या था, अमन और प्रीति में होड़ सी लग गई। गुड्डू को सब खिलाने लगे। दोनों एक एक करके सारी नमकीन मिठाइयां गुड्डू के मुंह में ठूसे जा रहे थे। बेचारा गुड्डू ने ना भी नहीं कर पा रहा था। अमन, प्रीति के साथ साथ विनोद और चाची भी शुरू हो गए।
चाचा ने लौंग लत्ता का पीस गुड्डू के मुंह में रखते हुए कहा, दामाद जी ये खाइए, हमारे बनारस का मशहूर है। अरे बस हम और नहीं खा पाएंगे, गुड्डू ने कहा, लेकिन बेचारे की किसी ने नहीं सुनी। शगुन और उसकी दोस्त कमरे से आई तो शगुन की दोस्त भी गुड्डू को खिलाने के लिए उसकी ओर बढ़ गई। दूर खड़ी शगुन मुस्कुराते हुए गुड्डू को देख रही थी, जो कि सबको मना कर रहा था, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा था। सब उसे खिलाते जा रहे थे और गुड्डू खाए जा रहा था। शगुन को देखकर गुड्डू उठा और उसके पीछे आकर से बाकी लोगों की ओर धकेलते हुए कहा, अरे इनको भी खिलाओ थोड़ा, हम सब थोड़े खाएंगे। शगुन को देखकर गुप्ता जी ने कहा, शगुन आओ बेटा। शगुन आकर बैठ गई। चाची ने उसे भी प्लेट में नाश्ता दिया। शगुन खाने लगी। अब तक गुड्डू सबके साथ कंफर्टेबल हो चुका था, इसलिए मिठाई उठाकर एक एक करके सबको खिलाने लगा। गुड्डू ये सब करते करते देखकर शगुन को बहुत अच्छा लग रहा था। उसका ध्यान खाने में कम और गुड्डू पर ज्यादा था। अमन प्रीति भी गुड्डू का खुला स्वभाव देखकर खुश थे। सबको खिलाते हुए गुड्डू जैसे ही शगुन के सामने आया, उसका हाथ रुक गया और वह शगुन की ओर देखने लगा। ऐसा माहौल देखकर विनोद और गुप्ता जी बहाना बनाकर वहां से चले गए। चाची भी शर्माते हुए वहां से निकल गई। प्रीति और अमन, शगुन की दोस्त, तीनों मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहे थे और प्रीति ने फुसफुसाते हुए कहा, हाय कितना रोमांटिक लग रहा है ना, किसी की नजर ना लगे इन्हें। शगुन की दोस्त ने खकारने का नाटक किया तो गुड्डू की तंद्रा टूटी और उसने हाथ में पकड़ा टुकड़ा शगुन को खिला दिया और अमन की ओर देखकर कहा, हाथ कहाँ धोने हैं, आइए मैं बताता हूँ। कहकर अमन गुड्डू को अपने साथ लेकर चला गया। उन दोनों के जाते ही प्रीति और शगुन की दोस्त उसके बगल में आकर बैठ गई और उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है दी, आपका और जीजू का रोमांस तो चरम सीमा पर है, मतलब जीजू की नजरें नहीं हट रही आपसे। क्या कुछ भी बोलती हो प्रीति, शगुन ने बात टालने के लिए कहा। सच तो कह रही है प्रीति, जितने प्यार से अर्पित जी तुम्हें खिला रहे थे उतने प्यार से तो हमने भी ना खिलाया, क्यों प्रीति, शगुन की दोस्त ने छेड़ते हुए कहा। हाँ दी, पर यार कुछ भी कहो, गुड्डू जीजू है बहुत क्यूट, प्रीति ने खुश होकर कहा। प्रीति, शगुन और उसकी दोस्त वहीं बैठकर बातें करने लगी। फिर से आने का कहकर शगुन की दोस्त चली गई। शगुन भी किचन की ओर आकर चाची से बतियाने लगी। हालांकि चाची का घर अलग था, लेकिन विनोद के कहने पर वे खाने का प्रोग्राम शगुन के घर में ही रखा। शगुन उन्हें कानपुर के बारे में बता रही थी, पर न जाने क्यों सुनते हुए बार बार चाची का मुंह बनता जा रहा था, जैसे उन्हें शगुन को खुश देखकर अच्छा ना लग रहा हो। गुड्डू ने हाथ धोए और जेब से रुमाल निकालकर पोंछते हुए कहा, अच्छा अमन, हमारे साथ गाड़ी तक चलो। हाँ चलिए ना जीजू, अमन ने खुशी खुशी कहा। गुड्डू और अमन गाड़ी के पास आए। गुड्डू ने डिग्गी खोली और उसमें रखा कुछ सामान अमन को दे दिया और बाकी कुछ खुद लेकर अंदर जाने लगा। विनोद बाहर किसी से बात कर रहा था। जब गुड्डू को सामान उठाए देखा तो उसके पास आया और सामान उसके हाथों से लेकर कहा, अरे बेटा जी, आप क्यों लेकर जा रहे हैं, मुझे दीजिए। अरे ठीक है, हम उठा लेंगे, गुड्डू ने कहा। नहीं बेटा, आप मुझे दीजिए। और फिर अमन की ओर पलटकर कहते हैं, नालायक, शर्म नहीं आई दामाद जी से ये सब, आप मुझे दीजिए ना बेटा, भाई साहब ने देखा तो नाराज होंगे। विनोद जी ने गुड्डू से सामान लेते हुए कहा, कमाल करते हैं आप, बेटा भी कह रहे हैं और सामान भी नहीं उठाने दे रहे, लाइए इधर दीजिए। कहकर गुड्डू ने विनोद से सामान वापस ले लिया। विनोद कुछ बोल ही नहीं पाया, बस प्यार से गुड्डू को देखता रहा। गुड्डू ने अमन से चलने का इशारा किया और दोनों अंदर चले गए। विनोद को गुड्डू में एक बहुत ही समझदार लड़का नजर आया। मुस्कुराते हुए वे भी अंदर चले आए। गुड्डू और अमन ने सामान लाकर अंदर रखा। गुप्ता जी ने देखा तो आकर गुड्डू से कहा, बेटा ये सब पिताजी ने भेजा है आप सबके लिए। गुड्डू ने कहा, इतना सब, इन सब की क्या जरूरत थी बेटा? गुप्ता जी ने कहा, वो सब आप पिताजी से पूछ लीजिएगा, गुड्डू ने कहा। इतने में प्रीति वहां चली आई और कहा, और मेरे लिए क्या लाए? तुम्हारे लिए लाए हैं ना, गुड्डू ने कहा। अच्छा क्या? प्रीति ने खुश होकर कहा। फेविकोल का डिब्बा, गुड्डू ने कहा।
वो क्यों? प्रीति ने हैरानी से कहा। उसे अपने होठों से लगाना, कम से कम थोड़ी देर के लिए चुप तो रहोगी। गुड्डू ने कहा तो अमन और गुप्ता जी हंस पड़े, लेकिन प्रीति ने मुंह बनाकर कहा, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। गुड्डू मुस्कुरा उठा। उसने गुप्ता जी की ओर बाहर जाकर वापस आने का इशारा किया और बाहर चला गया। कुछ देर बाद गुड्डू वापस आया। उसके हाथ में एक डिब्बा था, जिसे उसने प्रीति की ओर बढ़ाकर कहा, ये तुम्हारे लिए। पक्का ना? प्रीति को अभी भी शक था। अरे हाँ, अब इकलौती साली हो तुम हमारी, तो लाना तो बनता है ना। गुड्डू ने कहा तो प्रीति ने उसे गले लगाते हुए कहा, ओह थैंक यू जीजू, आप बहुत स्वीट हो, मैं अभी दी को ही दिखा कर आती हूँ। कहकर प्रीति वहां से चली गई। अमन ने गुप्ता जी से कहा, ताऊ जी, मैं जीजू को अपना घर दिखा कर लाऊं? हाँ बिल्कुल, कहकर गुप्ता जी वहां से चले गए। अमन गुड्डू को लेकर अपने घर चला गया। विनोद ने देखा मिश्रा जी ने सबके लिए बहुत सारा सामान शगुन के साथ भेजा है, तो उन्होंने सामने से आती अपनी पत्नी से कहा, देखो शगुन बिटिया के ससुराल से कितना सामान आया है। हाँ तो जिनके लिए आया है वो देखे, हमें इससे क्या? कहकर चाची वहां से चली गई। कुछ दूर खड़े गुप्ता जी ने सुना तो खामोशी से वहां से बाहर निकल गए। इसे क्या हो गया? छोड़ो, शक्ल ही ऐसी है, खुद से कहकर विनोद आगे बढ़ गया। प्रीति खुशी खुशी ऊपर शगुन के कमरे में आती है और देखती है शगुन खिड़की के पास खड़ी सामने 80 घाट को निहार रही है। प्रीति बिना आवाज किए अंदर आकर शगुन को देखने लगी। सामने देखते हुए शगुन कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी शर्म से उसके गाल गुलाबी हो रहे थे। प्रीति ने डिब्बा साइड में पड़ी टेबल पर रखा और शगुन के पास आकर कहा, दी क्या हुआ, आप ऐसे अकेले में मुस्कुरा क्यों रही हैं? शगुन ने प्रीति को वहां देखा तो मुस्कुरा उठी। वह बोलना चाह रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। उसका चेहरा बार बार शर्म से लाल हुआ जा रहा था। शगुन को ऐसे प्रीति ने पहले कभी नहीं देखा था। शगुन के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसने कहा, दी क्या हुआ, आप ना ब्लश क्यों कर रहे हो? शगुन ने कुछ नहीं कहा, बस प्रीति को गले लगा लिया और कहा, मुझे प्यार हो गया है प्रीति। प्रीति ने सुना तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। शगुन उससे दूर हुई तो प्रीति ने कहा, वाओ दी, कांग्रेचुलेशन, आपने जीजू को कहा कि आप उनसे प्यार करने लगी है। शगुन ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। लेकिन क्यों? रुको, मैं अभी उन्हें जाकर बताकर आती हूँ। कहते हुए प्रीति जैसे ही जाने लगी, शगुन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, प्रीति रुको। रुकना क्यों है दी, और इतनी अच्छी बात के लिए कौन रुकता है? आपके मुंह से ये बात सुनकर मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ। सोचो जीजू कितना खुश होंगे। मुझे ना उन्हें जाकर बताना है अभी। प्रीति ने कहा, प्रीति मेरी बात सुनो। कहकर शगुन ने उसे अपने और गुड्डू के रिश्ते के बारे में सब बता दिया। प्रीति ने सुना तो थोड़ा उदास हो गई और फिर कहा, डोंट वरी दी, जैसे आपको जीजू से प्यार हुआ है ना, देखना एक दिन उन्हें भी आपसे प्यार हो जाएगा और आप दोनों दुनिया के बेस्ट कपल कहलाओगे। शगुन ने सुना तो प्रीति को एक बार फिर गले लगा लिया और कहने लगी, गुड्डू जी बहुत अच्छे हैं प्रीति, भूलकर भी कभी पापा के सामने इस बात का जिक्र मत करना। आप टेंशन मत लो दी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और आप देखना आपके महादेव सब ठीक कर देंगे। इस बार जब जीजू बनारस से जाएंगे ना तो उन्हें आपसे प्यार जरूर हो जाएगा। प्रीति ने कहा। दोनों बहनें वहीं बैठकर बातें करने लगी। गुड्डू वापस आया तब तक अंधेरा हो चुका था। प्रीति किचन में रात का खाना बनाने में चाची की मदद करने लगी। गुड्डू ऊपर चला आया। उसने देखा शगुन बैग से कपड़े निकालकर रख रही है। गुड्डू ने अंदर आकर कहा, यार तुम्हारे घर वाले तो बहुत ही बवाल है, मतलब इतना कौन खिलाता है? बनारस में मेहमान नवाजी ऐसे ही की जाती है। शगुन ने गुड्डू की ओर देखकर कहा, ऐसी मेहमान नवाजी कानपुर में हो ना तो हम और गोरू तो हर रोज किसी न किसी के घर मेहमान बनकर जाएं। गुड्डू ने मुस्कुरा कर कहा और फिर कमरे को देखते हुए कहा, ये तुम्हारा कमरा है? शगुन ने कहा और खाली सूटकेस उठाकर साइड में रख दिया। गुड्डू उठा और कमरे का जायजा लेने लगा। घूमते हुए वह खिड़की के पास आया जहां से 80 घाट नजर आता है और इस वक्त वो जगह और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। घाट पर इस वक्त आरती चल रही थी। गुड्डू कुछ देर खड़े खड़े बाहर देखता रहा
और कहा, कितना खूबसूरत नजारा है ना ये। शगुन ने पलटकर देखा और खिड़की की दूसरी ओर खड़ी होकर गुड्डू के साथ 80 घाट पर चल रही आरती को देखने लगी। अभी दोनों से देखने में बिजी थे कि एक चूहा गुड्डू के पैर के ऊपर से निकला और गुड्डू डर कर शगुन के गले आ लगा। एक करंट जैसा अनुभव शगुन को पहली बार हुआ। गुड्डू के छूने का एहसास उसे न जाने कितनी ही बार हुआ होगा, लेकिन आज जो हुआ वो सब एहसासों से परे था। हैरान सी वह न कुछ बोल पाई, ना ही खुद को गुड्डू से अलग कर पाई। गुड्डू शगुन को कसकर पकड़े हुए था और शगुन की धड़कनें बहुत धीमी हो चुकी थी। महादेव की आरती का समय हो चुका था और आरती होने के बाद वहां हो रहा शंखनाद गुड्डू और शगुन के कानों में पड़ रहा था। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 85। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय।